हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल। हम इस टॉपिक वाली सीरीज़ में टॉपिक वाइज पूरा मतलब एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे पूरा। तो चलो समय बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। इसमें बताया गया कि जो इस जीव मंडल में एनिमल किंगडम है, जैसे एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि जो जीव होते हैं कई प्रकार के होते हैं, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, मतलब बहुत सारे प्रकार के जीव होते हैं, पर हमें इनको समझना है। ठीक है। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों एवं युग्मों से मिलकर बने होते हैं। इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि जो सभी जीव हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। हाँ, ये हमने जो इसी का प्रोसेस है जो इसको फॉलो करना है हमें आगे। यदि पादप व प्राणी, ऊतक एवं सूक्ष्म जीव लेई में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। अब इसमें हमें CHO इसमें मात्र 3 ही दिए गए हैं, पर इनकी जो मात्रा होती है वो हर जीव में उनके कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग होती है। वैसे हम इसमें कंपैरिजन करेंगे ओनली अर्थ से, पर और भी एलिमेंट्स इसमें, ये अकेले नहीं है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूपर्पटी के एक टुकड़े का करें, मतलब एक टुकड़ा मतलब ये पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लिया और भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है तो हमें और भी मतलब तत्व मिलते हैं और भी एलिमेंट्स मिलते हैं। यदि हम भूपर्पटी का मतलब जिक्र करें इसमें और फिर उनका कंपैरिजन करने वाले हैं हम एनिमल या फिर ह्यूमन से करेंगे, पर इसमें तो हम ह्यूमन से ही करने वाले हैं। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है ये हम चेक करने वाले हैं। सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूनों में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूनों में भी मिलते हैं। इसने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो तत्व जो भूपर्पटी में मिल रहा है वही तत्व जो जीव है उनके टिश्यू में भी पाया जा रहा है। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यतः ज़्यादा होती है। पर इसमें हमें देखना है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन है, ये दोनों तत्व या फिर ऑक्सीजन है, तो ये सब के सब तत्व भूपर्पटी से तो ज़्यादा पाए जाती हैं इसमें, मतलब ये जीव में या फिर ह्यूमन बॉडी में जिसका हम कंपेरिजन करने वाले हैं। रासायनिक संगठन का विश्लेषण अब हम यहाँ से करेंगे। रासायनिक संगठन का विश्लेषण पहले हम क्या करते हैं, ये टिश्यू है या फिर इसका एक कोई भी इसका प्लांट का ये टिश्यू ले लिया, फिर इसको सिलरी मतलब इसको खरल कहते हैं, खरल मूसल, इसमें पीस लेते हैं, पहले पढ़ते हैं। इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। मतलब उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा, इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। हम किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी हो या ऊतक लीवर हो, लीवर का एक टुकड़ा आदि, मतलब ये हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, को लेकर खरल या मूसल की सहायता से CCl3COO ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पीसते हैं। इसमें जो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डाला जाता है, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम मतलब सिलरी प्राप्त होता है। एक गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, ये सिलरी है, मतलब कर्दम सिलरी है। पुनः इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ते हैं। उसके बाद हमें 2 अंश प्राप्त होते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे फिल्ट्रेट यानी सेंध कहते हैं, और दूसरा अंश जो अम्ल में अम्लीय होता है। जैसे मान लो हमने ये फिल्ट्रेट किया, इस पर कपड़ा लगा दिया, तो इसमें जो अम्ल में घुल जाएगा वो नीचे इसमें आ जाएगा, मतलब निचोड़ देंगे तो, और जो नहीं घुला वो इसमें आ जाएगा। मान लो ये कपड़ा है, ऐसे पनीर नहीं निकालते, पनीर में तो उसका पानी निकाल देते हैं, जो घुल गया वो निकल गया और जो नहीं घुला वो इसमें बना रहा। तो उसी में देख रहे 2 पार्टीशन दे दिए, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसमें जो ये छनने वाला है, ये जो 2 पार्टीशन में ये छनने वाला है, जो छन गया और जो छाना नहीं गया वो ये वाला है, जिसे धारित कहते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया, मतलब जो अम्ल घुलनशील जो इसमें घुलनशील है, मतलब ऐसे अपन ने निकाले, इस कपड़े में निचोड़ा तो इसमें जो घुलनशील वाले आए, इसमें देखा कि हजारों कार्बनिक यौगिक हैं। तो मैं उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेष कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, और कक्षाओं में सीख लेंगे। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को
उसमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधियां अपनाते हैं जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। जो जीव, अब देखो, कार्बनिक यौगिक जितने भी है बायोमोलिक्यूल, मतलब जितने भी हैं जो कार्बन के कंपोजिशन से बन रहे हैं, उनको सबको बायोमोलिक्यूल कहा जा रहा है और वही ये चैप्टर है और इसी का हमें स्टडी करना है। लेकिन जीवों में अकार्बनिक तत्व व यौगिक मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं? एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजन प्रयोग, तो भंजक प्रयोग करेंगे। जीव ऊतक को जैसे पर्ण या यकृत की थोड़ी मात्रा को तोलकर या नम भार, पहले अपन ने थोड़ी मात्रा ले ली, मतलब कितना अमाउंट लेना है वो ले लिया, मतलब 100 ग्राम ले लेते हैं, मतलब एक अमाउंट ले लेते हैं। फिर इसको शुष्क कर लेते हैं जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। इसको धूप से भी कर सकते हैं या फिर बर्नर से भी कर सकते हैं। शुष्क करना, मान लें कि मतलब पूरा जल निकल जाना चाहिए, ओनली बचे हुए पदार्थ को शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि ऊतक को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय CO2 व जल वाष्प में अलग हो जाते हैं और बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। जो राख बनती है ना, जो अधिक किसी टिश्यू को, मतलब पत्ती को ही जलाता तो उसमें जो कार्बन से कंपोजिशन होता है वो CO2 के रूप में ऑक्सीजन के साथ मिलके निकल जाता बाहर, और उसमें जो भस्म बनती उसको, मतलब जो राख बनती उसको भस्म कहते हैं। जैसे इसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इनऑर्गेनिक आ गए। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। जो घुलनशील, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अम्ल जो घुलनशील पार्ट है ना उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे मान लो सल्फेट हो गया और हो गया फास्फेट और भी कई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब अम्ल घुलनशील में पाए जाएंगे। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। यौगिक के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम परीक्षण करते हैं तो कार्बनिक वो तो मिलती है जानकारी, पर हम इसका कंपेरिजन देखेंगे अभी। रासायनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, यदि देखो अब हमको देखते कैसे हैं, मतलब ये बताया जा रहा है। यदि रासायनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन या एरोमेटिक और भी कंपाउंड हो सकते हैं आदि की पहचान की जा सकती है। मतलब इसको ऑर्गेनिक में ही तो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ही तो पढ़ते हैं, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से यदि अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, मतलब फैट, इनको वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकरण का है, मतलब रासायनिक विज्ञान की दृष्टि से देखते हो एरोमेटिक, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, मतलब इस टाइप में किया जाएगा। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, वो तो पता ही है। COOH, CnH2H और ये ग्लाइसिन का सूत्र है। मतलब ये गैरागी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें इसके एक ही अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण से इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। अब ये प्रतिस्थापन मीथेन है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। मान लो ये कार्बन है और इसको मैं आगे दिखाता हूँ, इसमें रुको पहले पढ़ लेते हैं। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। ये समूह हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो अम्ल तथा भिन्न परिवर्तनशील समूह जैसे R समूह से व्यक्त करते हैं। आपको बता देता हूँ पहले, ये मान लो COOH है, NH2 है और ये H है और ये R समूह है। ये परिवर्तनीय समूह है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है, चेंजेबल है। तो मतलब इस तरीके से व्यक्त करते हैं इसको कि प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसी जो चेंजेबल था ना जो R, इसकी प्रकृति के आधार पर इसको कई प्रकार से वहाँ मतलब बना सकते हैं। कई प्रकार के होते हैं, मान लो ग्लाइसिन हो गया जिसमें हाइड्रोजन होता है उसकी R की जगह पे, और एलेनिन हो गया, अब इसको आगे बताने वाला हूँ, और सेरीन हो गया। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं। मतलब प्रोटीन में जो प्रोटीन बनती है वो 21 प्रकार, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो से मिलती है, पर जो टाइप होते हैं वो ओनली 21 दिए गए हैं। इसमें 21 प्रकार के ही होते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में 8 समूह हाइड्रोजन, अमीनो अम्ल ग्लाइसिन,
जो यदि लाइसिन, मेथिल समूह एलेनिन, हाइड्रोक्सिल समूह सेरीन आदि हो सकते हैं। अमीनो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो कार्बोक्सिलिक व आहार क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। अभी देखते हैं, ये अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर अम्लीय ग्लूटामिक एसिड, इसको याद करना पड़ेगा। जो एसिडिक है अपने में दिया गया जो एनसीईआरटी में, इसको तो प्रॉपर याद ही होना चाहिए, और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन जा भी नहीं रहे हैं अभी। तो ग्लूटामिक एसिड हो गया, क्षारीय हो गया लाइसिन, उदासीन हो गया वेलिन। अमीनो अम्ल होते हैं इसी तरह से एरोमेटिक अम्ल जैसे टायरोसिन, फेलाइन एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मतलब टेस्ट पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यदि बायोमोलिक्यूल से आया तो एक दो बार में आएगा ही आएगा ही। अमीनो अम्ल एक समूह विशेष गुण यह है कि अमीनो NH2 COOH समूह आयनीकृत प्रकृति के होते हैं। अतः विभिन्न पीएच वाले विलयन में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती है। मान लो ब्लड है, अब ब्लड में ही पीएच अपना कितना होता है 7.4। अब इसको मान लो मेंटेन करना है तो इसमें इनको ये बफर की तरह काम करते हैं। मान लो यदि एक हाइड्रोजन H+ आके इससे जुड़ गया तो H3+, ये H3+ बन गया। अब इसमें क्या हो गया, जो ब्लड है उसमें H+ की कमी हो गई। अब H+ की कमी हो गई तो ये पहले एसिडिक था, अभी आ गया बेसिक में। और यदि H+ इससे निकल गया तो अभी किस तरीके से होगा, H+ निकलेगा तो H+ अधिकता हो जाएगी तो फिर हो जाएगा एसिडिक। और इसी तरीके से ये मेंटेन करते हैं, ये ज्यूटर आयन के रूप में रहते हैं। ये ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाए जाते हैं उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। अब साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। वैसे लिपिड तो पानी में अघुलनशील होते हैं। ये साधारणतः वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो एक R समूह से जुड़ा होता है। अब जैसे मान लो कोई सा भी समूह हो, R समूह मेथिल CH3 अथवा एथिल C2H5 या उच्च संख्या वाले CH2 एक कार्बन से 19 कार्बन तक हो सकते हैं। जैसे पामेटिक एसिड है, ये 16 कार्बन का होता है। और मतलब जैसे CH3 पहले होगा, फिर CH4 का और 14 और COOH मतलब 14, 15 और 16 कार्बन का होता है। इलेक्ट्रॉनिक एसिड ये 20 कार्बन का होता है। और वसा अम्ल यदि दो बंध हैं, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो इन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। और यदि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो इनको सैचुरेटेड कहते हैं, मतलब संतृप्त कहते हैं। दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ग्लिसरॉल ए होता है। अब इस ग्लिसरॉल में यदि फैटी एसिड जुड़ गया COOH, इसका जो इससे कंपाउंड जुड़ता है, मान लो कोई भी CH4 का और 14 और COOH और वो CH3 लगा दो, पामेटिक एसिड ही जोड़ दो तो ये फैटी एसिड जुड़ता है इससे फैटी एसिड जुड़ता है तो इससे क्या बनता है, फैट बनता है। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टीकृत होता है। वो मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। मतलब जो यदि एक से ही जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड हो गया, दो से जुड़ा तो डाईग्लिसराइड हो गया। यदि तीनों OH से इसने रिएक्शन किया तो निकलेगा तो वाटर। फिर जो इसमें बॉन्ड बन जाएंगे वो होंगे, यदि एक से जुड़ा तो मोनो, दो से तो डाई और तीनों से जुड़ गया तो ट्राइग्लिसराइड। तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। अब जैसे इसमें गलनांक बिंदु के आधार पर भी फैट को मतलब होते हैं। जैसे जिंजेली तेल है, इसका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, सर्दियों में यदि गलनांक कम है सर्दियों में तेल के रूप में रहेगा। अब गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम है तो तेल के रूप में ही तो रहेगा। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड में फास्फोरस वही एक फास्फोरिकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, जैसे फास्फोलिपिड कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली में बनाते हैं, जिनको लेसिथिन कहते हैं। अब लेसिथिन तो कोशिका झिल्ली में ही पाया जाता है। कुछ ऊतक, विशेष तौर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना में के लिपिड फास्फोलिपिड, फास्फोस्फिंगोलिपिड, ओलिगोसैकेराइड, ये सब न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरिसिल और थाइमिन, ये सब बायोमोलिकुलर बायो के नज़रिए से देखने के हिसाब से देखा जाए तो ये इसी में आती है, DNA के सब पार्ट है। और ये जो अमीनो एसिड है तो मतलब ये जो नाइट्रोजन बेस है वो मिलकर के शर्करा के साथ न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और यदि न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड बनता है।
एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, ये जो इसको प्यूरिन कहते हैं, एडिनोसिन। अब प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन में एडिनिन और गुआनिन ही आता है। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये तीनों पायरिडीन में आते हैं। साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है, ये सब के सब न्यूक्लियोसाइड है। एडिनाइलिक एसिड, एक यदि एक आ गया तो एक आ गया न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये। एक थाइमेडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, या फिर यूरिडिलिक अम्ल व सिटिडिलिक अम्ल, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि डीएनए, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। हमें थोड़े स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं हम। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ए होता है, उसका ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। और यदि ये नीचे की साइड है OH तो इसको कहते हैं एल्फा, और यदि OH ऊपर की साइड होता है तो बीटा कहते हैं। और ये एक दूसरे के एनोमर, ये दोनों एनोमर है। ये तो बायोमोलिक्यूल NC उसका केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, तो केमिस्ट्री में देखेंगे। वैसे ये राइबोज है और ये ग्लूकोज है। राइबोज है पेंटोज शुगर, और इसी से DNA मिलकर बनता है। इसी में नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया अपन ने, और इस तरफ जोड़ दिया फॉस्फेट, इसमें इससे जोड़ दिया फॉस्फेट 5th प्राइम से 5 और 1st प्राइम से जोड़ दिया नाइट्रोजन बेस। तो ये दोनों मिल करके तो फिर ये तीनों मिल जाएंगे और ये तीनों मिल करके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। और यदि ओनली नाइट्रोजन बेस जुड़ा है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये ग्लाइसिन देखो बताया था, जो ग्लाइसिन है उसका जो G वाले पार्ट तो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम ही रहेंगे, पर इसका जो R वाला पार्ट है, इसको R कहा था हमने। तो ये जो R वाला पार्ट है ये चेंज होता है, ये चेंजेबल होता है। अब इसकी एक ट्रिक है GAS, ऐसे याद रख लो, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन। तो ग्लाइसिन यदि H है तो इसको कह देंगे ग्लाइसिन, और यदि CH3 है उस R समूह की जगह पे तो इसको कह देंगे एलेनिन, और यदि CH2OH समूह है तो इसी को कह देंगे सेरिन। और ये है ग्लिसरॉल, और ये है पामिटिक एसिड जो बताया था, और ये लेसिथिन। अब इसे देखना, ये जो ग्लिसरॉल है इसमें हमने फैटी एसिड जोड़ दिया, R समूह जोड़ दिया, इसको R को फैटी एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड जोड़ दिया, जैसे फैटी एसिड जोड़ा हमने COOH से जुड़ेगा, जैसे होता है CH2OH, तो ये OH वाला मतलब HOOC, तो HOH मतलब इससे H2 निकल जाएगा, बचा एक O। अब OC डबल बॉन्ड OC, अब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब इस तरीके जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। ये है ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि तीनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनसे फैटी एसिड जुड़ गया है, तो इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। यदि एक से जुड़ता है ओनली तो इसको क्या कहते हैं? मोनोग्लिसराइड। और यदि दो से जुड़ जाता तो डाइग्लिसराइड, और तीनों से जुड़ गया तो इसको कह दिया ट्राइग्लिसराइड। अब देखना, लेसिथिन होती है जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, देखो इस तरीके से, इसमें दो फैटी एसिड जोड़ दिए, और एक जो फास्फेट ग्रुप, इसको याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। और ये एक कौन सा टर्सरी अमीन है, ये इसको टर्सरी अमीन से जोड़ दिया। तो मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेगा। एक इसमें पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोई लिपिड्स है, इसकी भी स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल है जो कि ये भी उसी में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। और ये एडेनिन है। अब एडेनिन और ग्वानिन ये डबल रिंग वाले होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और सिंगल रिंग वाले होते हैं ये साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ये तीनों के तीनों मतलब सिंगल रिंग। देखो जैसे इसमें यदि इसको न्यूक्लियोसाइड है, एडेनिन अकेला जुड़ गया इसमें, ये है शुगर और ये नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर, तो इसने क्या बना लिया? न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन। और यदि शुगर नाइट्रोजन बेस फास्फेट ये तीनों जुड़ गई तो इसने क्या बना लिया? न्यूक्लियोटाइड। यदि यूरेसिल जुड़ा ओनली तो ये इसमें यूरेसिल अकेला जुड़ा है, इसमें फास्फेट और जुड़ेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड से भी बना लेगा। और नाइट्रोजन, ये ओनली नाइट्रोजन बेस है। तो बस आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। थैंक यू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय, रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा, जिसमें हजारों छोटे बड़े यौगिकों का विलयन किया जाता है, उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित भी किया जा सकता है, इनको लैब में बनाया भी जा सकता है।
यदि कोई जैव अणु की एक तालिका बनाए तो उसमें हजारों कार्बनिक यौगिक को, जैसे अमीनो एसिड, शर्करा, इनको शामिल किए जाएंगे। आप देखेंगे कि ये सब शामिल है उसमें। कुछ कारणों में मतलब कुछ दिए गए हैं, 9.3 में भी दिए गए हैं और आगे 9.10 में भी दिए गए हैं। हम उपापचय कहते हैं उपयुक्त सभी श्रेणी के इन यौगिकों की उपस्थिति को, जिन्हें 9.1 में दर्शाया गया है, कोई व्यक्ति, प्राणी या ऊतकों में ज्ञात कर सकता है। मतलब हमने निकाल के देखेंगे, ये 9.1 की दिखा रहे हैं, ये जो 9.1 है, इनमें जैसे नाइट्रोजन, क्षार, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इन सबको हम एक टिश्यू से भी ज्ञात कर सकते हैं। इनको सेपरेशन करने की हमने विधि पहले ही पढ़ ली है। कोई व्यक्ति, प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है, उन्हें प्राथमिक मेटाबोलाइट कहते हैं। जब कोई पादप, कवक व सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का संश्लेषण करे तो उसे एक इन प्राप्तिक उपापचयज के अतिरिक्त हजारों यौगिक मिलते हैं। मान लो एल्कलॉइड्स और फ्लेविनोइड्स, रबड़, वाष्पशील तेल, एंटीबायोटिक्स, रंगीन वर्णक और इत्र, गोंद, मसाले, ये सब मिलते हैं ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। प्राथमिक मेटाबोलाइट ज्ञात कार्य करते हैं और सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी होती है। किंतु हम देखते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिन प्राणियों में पाए जाते हैं उनमें इनकी भूमिका मतलब अभी हमें पता नहीं है, अभी हम जानते नहीं हैं, कार्य नहीं जानते। जबकि इनमें से कुछ रबड़, औषधि, मसाले, इत्र, वर्णक मनुष्य कल्याण में उपयोगी है। कुछ द्वितीयक उपापचय का पारिस्थितिक महत्व आप बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहले देख लेते हैं प्राथमिक मेटाबोलाइट क्या होते हैं। प्राथमिक जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होती हैं वो क्या होते हैं, जो पौधा जो बनाता है, मान लो पौधा नहीं बनाया, कोई भी प्लांट्स है उसने बनाए कि प्राथमिक मेटाबोलाइट, तो वो यूज कर लेगा। मान लो जिसमें न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, या फिर एक नाइट्रोजन बेस हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब यूज करता है प्लांट। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं उनका भी हमें पता नहीं है कि ये आखिर क्यों बनाता है, क्योंकि हमने देखा है कि यूजेज में तो उनका नहीं आ रहा है। यूजेज में आता तो हम पहले ही पता कर लेते हैं, पर अभी तक इनका कार्य ज्ञात नहीं है। पर ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं ये हमारे काम के बहुत हैं। मतलब इनका उपयोग, जैसे मान लो औषधि बनाई तो औषधि हमारे लिए काम आती है इलाज में। और जैसे मान लो यही देख लो, बहुलक रबर हो गया, रबर काम आता है, गोंद काम आती है, सेलुलोज, इन सब के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे पिगमेंट हो गया, एंथ्रोसायनिन, कैरोटीनॉइड्स। अब एल्कलॉइड्स भी, मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन का सेडेटिव है, और टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डायोटर्पिन, आवश्यक तेल, नींबू घास तेल, टॉक्सिन, एब्रिन, रेजिन, ये सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। प्लांट्स का करते होंगे पर हमें पता नहीं है उनका। और लैक्टेंस, कॉन्कोबिलिन, ड्रग्स, बीनब्लास्टिन, करकुमिन, इन सबको याद करना पड़ेगा। अब हम देखने वाले हैं मैक्रोमोलिक्यूल, बृहत जैव अणु। हमने घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 800 डाल्टन के आसपास होता है। मतलब जिनमें एसिडिक सॉल्युबल प्यूल था ना, जो इसमें जो ये छन्नी है इसमें छाना गया था, तो इसमें जो इस प्यूल में पाए जाती हैं वो हैं 18 से 800 डाल्टन, इतने के आसपास होती हैं। इससे बड़े होंगे तो इन सॉल्युबल पूल में आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और इन एसिड और सॉल्युबल पूल में कौन कौन था, एलिमेंट्स थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब थे। अम्ल अम्लीय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक, जैसे प्रोटीन, केवल 4 प्रकार के दिए गए हैं अपने इसमें। प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स। अब लिपिड्स, इसमें कन्फ्यूजन आता है। लिपिड्स तो लगभग 800 डाल्टन के होते हैं, मतलब 800 डाल्टन से नीचे ही होता है। पर ये क्या करता है, ये लिपिड्स मिल करे, मतलब काफ़ी इसके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, ये सब मिल करके एक गुच्छे के रूप में बन जाती हैं। अब गुच्छा बन गया तो ये बड़े हो गए, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में रुक जाता है। बल्कि इसका जो देखा जाए अणुभार तो 800 डाल्टन से नीचे ही होता है लिपिड्स का, ये याद रखना पड़ेगा। लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिक का अणुभार 10,000 डाल्टन, सीधे 10,000 डाल्टन या इससे ऊपर है इन लिपिड्स के अतिरिक्त। इस कारण से जैव अणु और अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होती हैं। एक वे हैं जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म या जैव अणु कहते हैं। जबकि जो अम्ल अम्लीय अंश में पाए जाते हैं उन्हें बृहद अणु या बृहद जैव अणु कहते हैं। अब उनमें पाए जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स इनसॉल्युबल पूल में। लिपिड्स के अतिरिक्त अम्लीय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। बहुलक मतलब
जो पॉलीमर होते हैं, मतलब जैसे ग्लूकोज से मिलकर बना ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये सब मिलकर बना ग्लूकोज। ये मतलब इसके मोनोमर मतलब एक इकाई से कई इकाई मिलकर बनती है। जैसे ग्लूकोज एक इकाई होगी, अब ये बहुत सारी इकाई मिलकर बनाएगी ग्लाइकोजन। तो ये बहुलक पदार्थ हैं। लिपिड्स जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते, वे अम्ल, अम्लीय अंश या बृहद अंश आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते, बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाती हैं। और कोशिका झिल्ली में पाई जाती हैं लिपिड्स। जब हम ऊतकों को पेशते हैं तब कोशिकीय संगठन विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियाँ टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तथा पुटका बनाती है। पुटका वेसल्स जो जल में घुलनशील नहीं होते। इन कारण से इन झिल्लियों के पुटका के रूप में टुकड़े आम्ल अम्लीय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं। जो बृहद आणविक अंश भाग होते हैं, सही अर्थ में लिपिड बृहद अणु नहीं है। अम्ल विलेय अंश में वास्तव में कोश का द्रव संगठन का भाग है। कोश का द्रव व अंगकों के बृहद अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीवों ऊतकों में जीव संगठन बनाते हैं। संक्षेप में, यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बहुल्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सबसे अधिक बहुल्यता में पाया जाता है। अब देखो, पहले तो लिपिड के बारे में बताया गया कि ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ये है माइक्रोमोलिक्यूल। 800 डाल्टन से कमी, मतलब अधिक नहीं है, मतलब इससे कमी है इसका वेट, मोलिकुलर वेट। बट इन्होंने देखा कि जो लिपिड है वो मतलब एक इकट्ठा होकर गुच्छों के रूप में हो जाता है। इससे इसका जो मोलिकुलर वेट है वो बढ़ जाता है और ये इनसोल्यूबल पूल में रह जाता है। और ये पाया जाता है लिपिड, ये झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है और दूसरी झिल्लियों में पाया जाता है। और इसमें बताएगा कि मतलब आखिर कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है, लिपिड्स कितनी मात्रा में पाया जाता है। और कोश का संगठन बताया गया है, मतलब कोश कहाँ का संगठन, मतलब क्या कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है। जल है सबसे ज़्यादा पाया जाता है 70 से 90%। और प्रोटीन 10 से 15%। फिर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%। फिर कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2 और आयन सबसे कम 1%। इसको याद करना पड़ेगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है। ये अमीनो एसिड से ही मिलके पड़ता है। 21 प्रकार के दिए गए ना इसमें अमीनो एसिड, मतलब वैसे 20 हम पढ़ते हैं 20, पर इसमें 21 प्रकार दिए गए हैं। तो 21 प्रकार की अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनती है। ये अमीनो अम्ल रेखीय श्रृंखलाएँ होती हैं जो पेप्टाइड बंधों से बनती है। अब एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, या फिर कोई और बॉन्ड होता है एस्टर वेस्टर? तो इसमें आएगा पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स के मध्य पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होते हैं, मतलब अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनती हैं। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से, देखो 20 प्रकार दिए गए हैं, एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन आदि होते हैं। प्रोटीन समबहुलक नहीं है, मतलब एक ही प्रकार के मतलब प्रोटीन समबहुलक का मतलब है, समबहुलक क्या होता है? जो जैसे ग्लूकोज होता है उसका समबहुलक होता है ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लूकोज से ही मिलकर बनता है। पर यदि सुक्रोज को देखा जाए तो सुक्रोज कैसे मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ये समबहुलक नहीं है सुक्रोज को देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ऐसे ही प्रोटीन बनता है, एलेनिन, सिस्टीन, किसी से ही मिलकर बन सकता है। 20 प्रकार के अपने पास। एक समबहुलक एक लक की इकाई बार बार आवर्तित के कारण बनती है। समबहुलक एक इकाई बार बार यदि मिल रही है, बार बार, जैसे मान लो अमीनो एसिड है, कोई प्रोलीन ही ले लो, यदि प्रोलीन बार बार मिलकर बन रहा है तो एक प्रोटीन बन जाए, ऐसा नहीं होता। एक प्रोटीन नहीं बना सकता पूरा 20 प्रकार के यही मिल गए या फिर कई और मिल गए और प्रोटीन कह दिए, तो ऐसा नहीं होगा। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि अभी देखा था जो ग्लूटामिक एसिड है या फिर ये जो अमीनो अम्ल थे वो अभी देखो पीएच भी मेंटेन कर रहे थे 7.4 ब्लड की, और इसमें जो ट्रायन बना रहे थे जिससे पीएच मेंटेन कर रहे थे। और भी अमीनो एसिड बहुत काम किया। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे।
कुछ अमीनो एसिड स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। कुछ की खाद्य पदार्थों से नहीं होती, तो उनको एसेंशियल कहते हैं। मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको एसेंशियल कहते हैं, और जो अपने शरीर में बनते हैं उनको नॉन एसेंशियल या नॉनसेंस कहते हैं। जिनकी आपूर्ति खाद्य इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनिवार्य हो सकते हैं। अनिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, मतलब नॉन एसेंशियल, नॉन रिक्वायरेबल ये होते हैं जो हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं, जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्लों की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। इनमें से कुछ पोषकों के कोशिका झिल्ली से होकर गमन करते हैं प्रोटीन करने, तथा कुछ संक्रमण जीवों से बचाने के लिए भी काम करते हैं। एंटीबॉडी, आईजीजी, ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन होती है जो वो आपको बचाती है। एंटीबायोटिक मतलब एंटीजन है ये, एंटीबॉडी एंटीजन इन रिएक्शन से आपको बताती है एंटीबॉडी एक, और कुछ एंजाइम के रूप में काम करती है। हाँ, जो जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, तो इसको भी तो एक एंजाइम ही है, इसके द्वारा कुछ अब कार्य होते हैं। कोलेजन अंतरकोशिकीय भरण पदार्थ। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो प्राणी जगत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो वो भी कोलेजन ही है। और ट्रिप्सिन है एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन है, ये सब प्रोटीन है। और एंटीबायोटिक, देखो एंटीबायोटिक संक्रमणकर्ता, सिलड़ना, ग्राही और सूंघना, स्वाद, ये भी सब एक प्रोटीन का ही काम है। ग्लूटोफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन, ये एक मतलब वो बनाता है ये पथ, जिससे भाई आ जा, ग्लूकोज को कहता है सेल में आ जा। जैसे मान लो एक कोशिका है, तो यहाँ से एक ग्लूटोफोर लगा, तो यहाँ से कोशिका को में ग्लूकोज को इंटर करवाता है। अब देखने वाले पॉलीसेकेराइड। अम्ल अम्लीय भाग में जो ये पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, अम्लीय भाग में ही तो 4 प्रकार के प्रोटीन, ये 4 प्रकार के ही पाए जा रहे थे ना। अम्ल अम्लीय भाग में दूसरे श्रेणी के बहुत बृहद अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड जैसे कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे विभिन्न प्रकार के एकल सेकेराइड से मिलकर बनने होते हैं, अर्थात सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की समबहुलक इकाई बनेगी, जिससे क्या बनेगा, सेलुलोज। सेलुलोज एक समबहुलक है, सेलुलोज एक समबहुलक, क्योंकि ग्लूकोज की इकाई मिलकर के सेलुलोज बना रही है। इसका एक परिवर्तनीय रूप स्टार्च है। अब सेलुलोज फिर स्टार्च या मंड, ये जो रेशे देखे हैं वो सन के पटसन सन, उसमें जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वही उसकी बात कर रहा है। लेकिन यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। जो स्टार्च होता है वो ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। प्रोडक्ट में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इनुलिन फ्रैक्टोज का बहुलक है। इनुलिन ये वो होती है, ये इनुलिन डहेलिया में पाया जाता है। इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिनी सिरा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉलीसेकेराइड का जो राइट वाला होता है वो रिड्यूसिंग हो जाए अपचायक, और बायां सिरा अनअपचायक होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में भी बहुत पूछा जाता है। यह शाखा युक्त होते हैं जो व्यंग्य चित्र जैसी दिखाई देती है। लेकिन 9.2 देखें, चित्र देखेंगे 9.2 चित्र, इसमें जो राइट वाला सिरा है, ये राइट वाला सिरा है, ये होता है रिड्यूसिंग, और जो लेफ्ट वाला सिरा है ये होता है नॉन रिड्यूसिंग। तो ये याद आपको करना पड़ेगा। मंड में द्वितीय कुंडलीदार स्टार्च की बात करें, संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु के जो कुंडलित होती है ना स्ट्रक्चर, तो इसमें आयोडीन ट्रैप हो जाती हैं। आयोडीन ट्रैप हो गया तो इसमें एक कलर मिलता है जो नीले ब्लू कलर देता है। फिर आयोडीन अणु से मिलकर ब्लू कलर नीला रंग देता है। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियाँ नहीं मिलती, इसके कारण इसमें आयोडीन प्रवेश नहीं कर पाता और फिर ये कलर नहीं देता, इसलिए कलरलेस होता है। सेलुलोज का हम परीक्षण नहीं करते, यदि हम परीक्षण करेंगे तो वो करेंगे
सेलुलोज का हम परीक्षण नहीं करते, इसलिए स्टार्च का ही परीक्षण करते हैं इससे, आयोडीन का। पादप कोश का भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है, जो सेलुलोज होता है। कागज भी सेलुलोज का ही होता है। और जो सेल वॉल होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और ग्लाइकोजन, मतलब वो कैलेक्टेंस, एल्गी इन सब में बहुत अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। रुई के धागे सेलुलोज के बने होते हैं। जो रुई होती है ना, जिससे आप दिया दीपक जलाते हो, उसमें जो धागे होते हैं वो सेलुलोज के ही होते हैं। और प्रकृति में बहुत सारी जटिल पॉलीसेकेराइड होती हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट है, ये रासायनिक रूप से परिवर्तित होते हैं, जैसे ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल और ग्लूकोसामीन आदि से मिलकर बने होते हैं। और जैसे आर्थ्रोपोड के बाह्य कंकाल की जो सेकेराइड्स हैं उसको काइटिन के नाम से जाना जाता है। और ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकतर समबहुलक है, मतलब अधिकतर जो जटिल होती है ना, जो यदि फिर मैक्रो होती हैं वो अधिकतर समबहुलक ही होती हैं। जैसे हमने देखा था वो सेलुलोज वाला ग्लूकोज का ही होता है समबहुलक। न्यूक्लिक एसिड, अभी काफ़ी न्यूक्लिक एसिड हम अभी पढ़ चुके हैं। मान लो एडेनिन मिल गया, एडेनिन और जो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ये न्यूक्लिक अम्ल ही तो बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड ही तो बनाते हैं। दूसरे प्रकार का एक बृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अम्लीय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड के साथ संविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक बृहद आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के ही पार्ट, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के जो बहुलक होते हैं वही न्यूक्लिक अम्ल है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक संगठनों से, और एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक संगठन, मतलब नाइट्रोजन 4 और एक हो गया पेंटोस शुगर और एक हो गया फॉस्फेट। ये 3 भिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक संगठनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला विषम चक्री, ये हो गया विषम चक्री, किसको कह रहा है, नाइट्रोजन बेस को। दूसरा मोनोसेकेराइड्स, ये किसको कह रहा है, पेंटोस शुगर को। तीसरा फास्फोरिक अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल को ही कह रहा है, फास्फेट। यदि 9.1 को ध्यान दें तो पाएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्री यौगिक, उसको ऊपर जाना पड़ेगा 9.1, अब देख चुके हैं हम, दोबारा देखें उसको, और वही न्यूक्लिक एसिड दिखाने वाला है। तो पाएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन 4 है। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्यूरिन है, जबकि अन्य 3 जो पायरिडीन है विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व पिरिमिडीन कहते हैं। मतलब जो जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन ये सब है, सब एडेनिन और ग्वानिन के ही मतलब प्यूरिन और पिरिमिडीन के ही पार्ट है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज होगी या मोनोसेकेराइड पेंटोज या डीऑक्सी राइबोज होगी। डीऑक्सी राइबोज किसके लिए होगी, डीएनए के लिए, और राइबोज किसके लिए होगी, आरएनए के लिए। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सी राइबोज मिलता है उसे डीएनए कहते हैं, और जिसमें राइबोज मिलता है उसको आरएनए कहते हैं। अब इसमें बताया प्रोटीन की संरचना और एंजाइम। अब हम इस साथ में पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना एंड एंजाइम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्रोटीन की संरचना, जैसे कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक है जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि NaCl, MgCl2। और कार्बनिक रसायन जब अणुओं की संरचना बनाता है तो बेंजीन, नेप्थलीन, को व्यक्त करती हैं, तो वे हमेशा उसके द्विआमी दृश्य को व्यक्त करती हैं। भौतिक वैज्ञानिक आणविक संरचना की त्रिआमी दृश्य को, जबकि जीव वैज्ञानिक प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब हमको 4 प्रकार, प्रोटीन को 4 प्रकार में बांटा गया है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व उसके स्थान के बारे में, जैसे कि पहला, दूसरा और इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब एक लाइन में लीनियरली फर्स्ट अमीनो एसिड, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो उसको प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है, दिस इज लाइन,
तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम और दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे मान लो ये H2N CH ग्लाइसिन बना लेते हैं। तो जैसे लास्ट में यदि ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है प्रोटीन, कोई लीनियर प्रोटीन हो, प्राथमिक संरचना है, तो इसका जो जो दाएं वाला सिरा होगा वो COH कार्बन सिरा मतलब COH कार्बन वाला सिरा होगा, और जो बाएं वाला सिरा होगा वो नाइट्रोजन सिरा होगा। इस प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती है। यह लड़ी कुंडली तरह की होती है। मान लो पहले जैसे प्राथमिक संरचना है, पहले इसको बताया तो उसने कहा ये हमेशा ऐसी ही होती है। ये द्वितीयक संरचना मुड़ी हुई हो सकती है, या घूमती हुई हो सकती है, या फिर मतलब कुंडलित हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। मुड़ी हुई, घूमती हुई सीढ़ी की तरह वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्ती, मतलब जैसे कि क्लॉकवाइज हो गए इस तरफ से, ये हमेशा घूमेगी प्रोटीन, तो इस तरीके से ऐसी घूमेगी, ऐसे इस टाइप में दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है, उन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन को तृतीयक संरचना कहते हैं। टर्सरी है तो अपनी तरफ जैसे ऊन का गुच्छा नहीं होता है, ऊन देखी होगी, वो ऐसे ही अपने ऊपर एक गुड्डा बनाया जाता है उसका, तो अपने ऊपर ही धागे को लपेटे रहता है, उसी तरीके की ये संरचना होती है। यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करती है, और तृतीयक संरचना को प्रोटीन की जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाइयों के रूप में होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं, जैसे मतलब गोले या सीधी की लड़ी, ये गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका कुछ भी संरचना बना सकती हैं। वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करती हैं और चतुर्थ संरचना कहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेबल होगी तो बताओ, मतलब जो ज़्यादा बॉन्ड रखेगी। अब देखो एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, तो उसमें एक ही बॉन्ड पाया जाएगा, वो भी पेप्टाइड बॉन्ड, और इसमें सल्फर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें और हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, बीटा ब्लेडेड सीट है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा एलेक्स, मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गए, और इसमें भी ये सब बॉन्ड आएंगे, और एक्स्ट्रा बॉन्ड भी आएंगे, फास्फेट, हाइड्रोजन, और काफ़ी और भी बॉन्ड आ जाते हैं, तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और ये जो वे प्रोटीन के स्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों को बना होता है। मान लो चतुर्थ प्रोटीन है, चतुर्थ संरचना है ये प्रोटीन की, तो इसमें अभी हीमोग्लोबिन की संरचना देखनी है, तो इसमें 2 एक समान होते हैं, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, मतलब 2 एक समान है, ये एक समान है, एक समान है, तो ये 2 अल्फा हैं, ये 2 बीटा हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य का हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और इन्हीं से ऑक्सीजन अटैच्ड होता है। ये हीमोग्लोबिन एंजाइम, अब प्रोटीन से ही मिलकर एंजाइम बनता है, तो वो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर है, एंजाइम कहलाती है। और देखते हैं लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम लगभग बोला है, मतलब कुछ ऐसे होती हैं जो एंजाइम नहीं होती हैं प्रोटीन, जो एंजाइम प्रोटीन नहीं होती हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करती हैं, जैसे राइबोजाइम्स हो गया। किसी भी एंजाइम को रेखा चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है, जो अमीनो अम्ल की संरचना से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक व तृतीयक संरचना मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है, और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत सी दरार या थैलियाँ बन जाती हैं, जैसे और दरार और थैलियाँ बन गई। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल, उसी को एक्टिव साइट कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली होते हैं जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित होते हैं और प्रोडक्ट देते हैं बाद में, प्रोडक्ट के रूप में। इस प्रकार के एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। अब एंजाइम का काम क्या होता है, जो रिएक्शन हो रही है उसको और फास्ट तरीके से काम करवाना।
ताकि वो रिएक्शन बहुत जल्दी से जल्दी, मेटाबॉलिक रिएक्शन है कोई भी हो, जल्दी से जल्दी हो जाए। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न है। जो एंजाइम उत्प्रेरक है वो अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न है, लेकिन इनमें से एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च ताप और दाब पर कुशलता से काम करते हैं। एंजाइम अणु उच्च तापमान, अब प्रोटीन या स्ट्रक्चर है तो हाई टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री से ऊपर पर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और साधारणतः अति उच्च तापमान गर्म स्रोतों या गंधक झरनों में पाए जाने वाले जीवों को एंजाइम स्थायी होते हैं और उनकी प्रेरक शक्ति उच्च तापमान 80 से 90 डिग्री से तक पर भी बनी रहती है। उपरोक्त एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए गए हैं ऊष्मा स्थायी होते हैं। यह जैसे डेक पॉलीमरेज एक वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है ना, डेक पॉलीमरेज एक एंजाइम निकाला जाता है, वो थर्मो एसिडोफिल थर्मो स्टेबल होते हैं। ये पहले से ही डिजाइन होते हैं, यू बैक्टीरिया या किसी से भी जो होते हैं वो भी थर्मो स्टेबल होते हैं। जो झरने हैं वो 80-90 डिग्री सी पर, यहाँ पर भी ये एंजाइम जिंदा रह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, एंजाइम क्या होते हैं इससे पहले है समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि तभी तो एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराएगा और तभी तो समझ पाएंगे। रासायनिक यौगिकों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन हुआ जिनमें बिना बंध टूटे यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक क्रियाएं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ को पिघलाकर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना, ये भी भौतिक क्रियाएं हैं। रूपांतरण, लेकिन हमें तो रासायनिक क्रिया समझनी है ना, लेकिन ये डिफरेंस बता दिया गया पहले। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है और गंधक मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट वो पानी बनाता है। रिएक्शन दे दी गई है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, ये अकार्बनिक है। ठीक इसी प्रकार टार्च का जल द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। मतलब ये दर क्या है, प्रोडक्ट बाई टाइम, मतलब पर टाइम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसकी रेट हुई। मतलब कोई एंजाइम है वो एंजाइम पर प्रोडक्ट को कितने टाइम में बना रहा है, ये दर तो पता ही होगी। यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं। भौतिक व तो वेग वेक्टर फॉर्म होता है ना। भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। एक सर्वमान्य नियम के अनुसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाएं या घटाएं, 10 डिग्री बढ़ाएं या घटाएं, अभिक्रिया की दर दुगनी या आधी हो जाती है। ये 10 डिग्री प्रत्येक अभिक्रियाएं अनुप्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती हैं। जो मतलब जैसे कोई जिसमें कैटालिस्ट नहीं है और जिसमें कैटालिस्ट है, यदि कोई अभिक्रिया है उसमें कैटालिस्ट है तो उसकी मुकाबले जो कैटालिस्ट नहीं है वो बहुत स्लो होगी। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एक एंजाइम, इसकी वजह से अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। देखना कितनी फास्ट हो जाती है अभी बताने वाले हैं यहीं पर। यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, जिसमें 1 घंटे में कार्बोनिक अम्ल के मात्र 200 अणु बनते हैं 1 घंटे में। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोश का द्रव में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम आ गया अपने पास की उपस्थिति से तीव्र गति संपन्न होती है। लगभग 6 लाख अणु प्रति सेकंड। पहले 1 घंटे में कितने 200 अणु बन रहे थे, पर इसमें 1 सेकंड में मात्र 6 लाख अणु बन रहे हैं। एंजाइम में इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया है। बताओ लो, एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है, वो तो लगेगी। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपापचयी अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अब बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहाँ प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित, उन्हें उपापचयी पद कहते हैं। जहाँ पर बहुत सारी अभिक्रियाएं हुई वहाँ तो मेटाबॉलिक पाथ ही तो है वो। ग्लूकोज को एंड क्या में किस में बदल जाता है, 2 पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पद द्वारा होता है, हाँ वो पढ़ेंगे हम, जिसमें दर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचयी अभिक्रियाओं को
उत्प्रेरित करती हैं। आप अध्याय 12 में उपरोक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि उपापचय पथ एक या दो अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचय उत्पाद बनाती है। हमारी कंकाल पेशी में जब अपन जिम में जाते हैं या फिर तो फिर क्या होता है, जब जिम में जाते हैं तो बार बार एक्सरसाइज करते हैं तो पहले तो ऑक्सीजन ही होता है, फिर अनऑक्सी स्थिति में बारूक अम्ल का निर्माण होने लगता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है हमारी कंकाल पेशी में, अनऑक्सी स्थिति में लैक्टिक एसिड बनता है। जबकि सामान्य में मतलब सामान्य ऑक्सी स्थिति में जब तक ऑक्सीजन है अपनी मसल्स में तब तक तो पायरुविक एसिड बनेगा, पर फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा ऑक्सीजन तो फिर अनऑक्सी स्थिति आ जाएगी। अनऑक्सी स्थिति आने पर लैक्टिक एसिड जमा होगा और फिर लैक्टिक एसिड लीवर में जाएगा। देखो ये खेल रहा तो इसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पद इथेनॉल एल्कोहल का निर्माण होता है। विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। या तो लैक्टिक एसिड बन गया, इथेनॉल बन गया, काफ़ी मतलब ऑक्सीजन और उपस्थिति अनुपस्थिति पर डिपेंड करता है कि क्या बनेगा। एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होते हैं ये समझना है। इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रासायनिक व वापसी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है जो रासायनिक केमिकल उत्पाद में रूपांतरित होती है, जिसे क्रियाधार सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है, एक टर्सरी इसको लिया, टर्सरी वाली प्रोटीन को लिया है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। सांकेतिक रूप से इसे निम्न ढंग से चित्रित कर सकते हैं। मान लो सबस्ट्रेट है, उसको एंजाइम है, यहाँ पे वो एंजाइम ने इसको प्रोडक्ट में बदल दिया। वो एंजाइम क्या करता है, एक कैटलिस्ट ही तो है। वो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को हाई करता है। मान लो जैसे मान लो दरार पाई गई, उसमें पता है ना दरार पाई जाती है, तो ये क्या आएगा, इस दरार में जैसे ही सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट किसके बॉन्ड तोड़े और बेंड तोड़े तो ले, मान लो ये क्या, इसको माल्टोज ले लिया, वही एंजाइम में माल्टेज एंजाइम में मान लो, तो इसने क्या किया, इसमें रखा, इसके बॉन्ड तोड़ दिए, दो ग्लूकोज रिलीज कर दिए, से जुड़ जाता है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल या दरार पुटका में जुड़ जाता है, देखो जुड़ गया ना। और क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाती इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार ES कॉम्प्लेक्स बनता है और अविकल्पीय निर्माण हो जाता है। ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह को निर्माण एक अकाल्पनिक घटना है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के अवस्था में क्रियाधार नई संरचना का निर्माण करती है। एक संक्रमण अवस्था भी आती है, एंजाइम की वजह से वो संक्रमण स्तर कम हो जाती है। इसके बाद शीघ्र प्रत्याशित बंध के टूटने से बनने वाले उपरांत स्थित उत्पाद अवमुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है और रूपांतरण का यह पथ कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच में बहुत सारी रूपांतरित संरचनाएं अवस्थाएं हो सकती हैं। इस कथन का आशय यह है कि बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनाएं अवस्था अस्थायी होती हैं और लास्ट में जो एंजाइम से जो प्रोडक्ट बनता है वही एक प्रोडक्ट ही स्थायी होगा, तभी तो वो बना है। यदि स्थायी नहीं होता तो फिर आगे और रिएक्शन बढ़ जाती है। बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनाएं अवस्था स्थायी पाई जाती है। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। यदि इसे चित्रात्मक लेखा चित्र द्वारा देखें तो इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लो पहले एंजाइम नहीं था तो संक्रमण अवस्था कितनी ज़्यादा थी, कितनी हाई थी, पर यदि यही जब एंजाइम आ गया तो इसकी जो संक्रमण अवस्था इतनी होगी, मतलब काफ़ी चेंज होगी, मतलब बहुत कम, ये संक्रमण अवस्था बहुत कम है, मतलब इसको मात्र इतनी एनर्जी चाहिए और यहाँ पर आ जाएगा ये। स्थायी वाई अक्ष पर अंतर्निहित अंश ऊर्जा को व्यक्त करता है। विभव ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कितना कम कर दिया इसने, एंजाइम ने। और एक्स अक्ष संरचनात्मक रूपांतरण की यह अवस्था जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना द्वारा होता है, किस प्रगति को व्यक्त करती है। और जो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं वो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है के बीच, देखो बना प्रोडक्ट ही है, वही चीज़ बनी है, पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम लगी है और इसमें कितनी हाई पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, और इसमें बाकी बहुत जल्दी हो जाता है एंजाइम की उपस्थिति में। यदि उत्पाद क्रियाधार से नीचे स्तर है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। अब क्रिया बाह्य ऊष्मीय है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, वही एनर्जी रिलीज हुई है तो मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है ज़्यादा, तो वह इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति गर्म करने से आवश्यकता, गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, कि ऊर्जा देने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी चाहे बाह्य ऊष्मीय या स्वतः परिवर्तित हो, अंतः ऊष्मीय या ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो,
क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना ही होता है। इसको इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, मतलब इस स्टेज से तो गुजरना ही पड़ेगा, इसको ये स्टेज तो पूरी करनी ही पड़ेगी, तब ये प्रोडक्ट में बदलेगा। मतलब बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे फिर नए बॉन्ड बनेंगे, बिना नए बॉन्ड तोड़े नए बॉन्ड कैसे बना लोगे। क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर से एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद आसानी से बनाने में सहयोग करता है। देखा ना, एंजाइम क्रिया की प्रकृति, मतलब एंजाइम की प्रकृति कैसी है। एंजाइम तो कई प्रकार के होते हैं, वो सबका काम अलग अलग होता है, पर कौन कौन से एंजाइम कैसे काम करते हैं वो उसको हम पढ़ेंगे। प्रत्येक एंजाइम के अणु में क्रियाधार बंधन स्थल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मिलता है। ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है जो एक इसी को एक्टिव साइट कहते हैं। क्रियाधार एस से बंध बनाकर एंजाइम क्रियाधार ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसने बनाया बॉन्ड, तो इसने एक एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट इससे जुड़ गया, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, जो उत्पाद एवं उत्परिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाता है। अब ये एंजाइम अलग हो गया, और इसने ये पहले वही सबस्ट्रेट था पर इसने चेंज कर दिया और उत्पाद को अलग छोड़ दिया, प्रोडक्ट को, और एंजाइम वही रह गया। मतलब फिर से टूटेगा तो एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, पर मध्यवर्ती एंजाइम प्रोडक्ट भी होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट भी होता है मध्यवर्ती। एंजाइम क्रियाधार जटिल ES कॉम्प्लेक्स निर्माण उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होता है। एंजाइम और कॉम्प्लेक्स ये बनेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट, ये दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और एंजाइम उत्पाद कॉम्प्लेक्स बन गया। ये दोनों मध्यवर्ती हैं, और फिर इसमें एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। एंजाइम क्रिया के प्रत्येक चक्र को निम्न चरणों से व्यक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल से जुड़कर व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बन जाता है, और जैसे एक्टिव साइट से बन गया, बंधने के बाद क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव करता है, क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बन जाता है अपने, मतलब इसमें जो सबस्ट्रेट में ऐसे चेंज करेगा तो ये मतलब मजबूती से एक बॉन्डली टाइटली बॉन्ड बन जाए। एंजाइम सक्रिय स्थल अब क्रियाधार से काफ़ी समीप होता है। इसके परिणामस्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जटिल निर्माण हो जाता है। एंजाइम से प्रोडक्ट निर्माण हो गया कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम कॉम्प्लेक्स जैसे ही निर्माण हो गया, अब एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को मुक्त कर देगा। वो एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के रूप में कि दूसरे अणु से बनने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाएगा। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं हम। जो कारक प्रोटीन के तृतीयक संरचना में परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो एंजाइम टूट जाएगा, pH ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो एंजाइम पर इफेक्ट पड़ेगा। क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन, वो कंसंट्रेशन कितनी है क्रियाधार की, उस हिसाब से वो बॉन्डिंग करेगा एक्टिव साइट पे, उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। pH, पहले pH को देखते हैं। एंजाइम सामान्यतः तापमान pH के लघु परस्परी कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम और pH पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम और pH कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापमान एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है, मतलब कम टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, टूटेगा नहीं है एंजाइम के प्रोटीन, पर वो निष्क्रिय हो गया। पर उच्च तापमान में क्रियाशील को समाप्ति कर देता है, बिल्कुल ही तोड़ देता है, क्योंकि उच्च तापमान में एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। और एंजाइम प्रोटीन टूट गया, उसके बॉन्ड ही टूट गया, फिर बचा ही क्या है, फिर वो कैसे बॉन्डिंग करेगा, कैसे सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता S के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति भी बढ़ती है। अब क्रिया अंततो गत्वा B मैक्सिमम प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती, एक कॉन्सेंट्रेशन आ गई है प्रोडक्ट की। अब देखो मान लो B मैक्सिमम पहुंच गया, प्रोडक्ट की मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो अब एंजाइम तो अपने पास उतने ही है ना, तो जितने एंजाइम है वो सब जुड़ रहे हैं बार बार, और उतने ही जुड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हाई होगी। मान लो 6 लाख हो गई तो 6 लाख से ज़्यादा और क्या ही होगी, वो कार्बोनिक एनाहाइड्रेज में हुई थी ना। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है, और क्योंकि इन अणुओं के एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं के बंधन करने के लिए मुक्त नहीं होता। अब जहाँ पे एक्टिव साइट है वहीं तो जुड़ेगा, और कहीं तो जुड़ नहीं सकता। अब देखो ये ग्राफ दिए गए, pH का दिया, pH है थोड़ा भी कम होगा pH, या फिर बढ़ गया तो देखो सक्रियता कम हो रही ना। जैसे ये टेम्परेचर थोड़ा भी कम हुआ, सक्रियता कम हो रही है, और ये B मैक्सिमम का हाफ है, इसको इसी को KM वैल्यू कहते हैं, K मैक्सिमम KM वैल्यू, मतलब यहाँ पे हाफ तक पहुँच गई, इसको KM वैल्यू कहते हैं, मतलब एंजाइम का भी। इसी क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बनते हैं।
जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इसको संदमन इनिबिशन कहते हैं। और जो बंद करता है उसको इनिबिटर कहते हैं। जब संदमक अपनी अणुओं की संरचनाओं में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है, बिल्कुल रखता है, इनिबिटर होगा वो समानता के तभी तो जुड़ेगा। एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता हो तो इसको कॉम्पिटिटर इनिबिटर कहते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक कहते हैं। संदमक के क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक प्रतिस्पर्धा समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधन स्थल से बनते हुए प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंधन स्थल से बंध नहीं बना पाता। इसके परिणाम स्वरूप एंजाइम की जो क्रिया होती है वो मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए सक्सिनिक एनहाइड्रेज, मेलोनेट। अब ये वाला चैप्टर नंबर आगे पढ़ेंगे 12 में देखेंगे। संदमक जो संरचना से आगे के चैप्टर्स होंगे उसमें पढ़ेंगे। तो जो इनिबिटर होता है सक्सिनेट को एक मेलोनेट द्वारा संदमन, डिहाइड्रोनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन जो रासायनिक संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट के से निकट की समानता रखता है। ऐसे मतलब ये सेम ही होते हैं। लग जैसे मान लो कि ये एंजाइम है अपना और ये इसका एक्टिव साइड है, ये उसका वो है, और ऐसा ही सेम ही होगा। या कि इस पे जुड़ जाएगा, इसकी जगह इस पे जुड़ जाएगा। जैसे ये इस पे जुड़ जाएगा तो ये तो जुड़ नहीं पाएगा, तो ये इसने इसकी जगह ले ली फिर, तो इसी को इनिवेटर कहते हैं। एंजाइम का नामकरण वर्गीकरण। अब जैसे एंजाइम तो अपन को पता चल गया क्या होती हैं, बस उसका नामकरण वर्गीकरण और देख लेते हैं। एंजाइम खोज विलगन और अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रियाओं के उत्पीड़न के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा गया है। एंजाइम को 6 वर्गों और प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इनका नामकरण 4 अंक की संख्याओं पर आधारित होता है। एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, या उसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोल देते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो एस होता है वो मतलब एक अपचेत ऑक्सीकृत, ये एक दूसरे को ऑक्सीकृत या अपचेत कर देते हैं। मतलब खुद को ऑक्सीकृत करेंगे दूसरे को अपचेत कर देंगे, या खुद को अपचेत कर देंगे दूसरे को ऑक्सीकृत कर देंगे। ट्रांसफरेज ये क्या करते हैं, बॉन्ड ट्रांसफ़र कर देता है अपना। एस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के अतिरिक्त ये स्थानांतरण को प्रेरित करता है। ये इसमें जैसे इस पे बॉन्ड है, ये अपना बॉन्ड इससे बना लेगा, ट्रांसफरेज कहते हैं। हाइड्रोलिजेज इसमें जो होता है वो जल अवघटन होता है। जैसे एंजाइम एस्टर पे एप्टाग्लाइकोसाइड कार्बन हेलाइट फास्फोरस नाइट्रोजन, इन सब के जो बंड होते हैं उनको जल अवघटन कर देता है, हाइड्रोलाइसिस कर देता है, हाइड्रोलेज कहते हैं। और लाइजेज में क्या होता है, जो इसमें कार्बन बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं जल अवघटन होता है इनका। तो जल अवघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारों से समूहों के अलग होने को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये अलग एक बॉन्ड बना लेते हैं और नए डबल बॉन्ड बन जाते हैं। आइसोमरेज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, जैसे प्रकाशिक ज्यामिति या स्थिति समाज होता है, अंतर रूप को उत्प्रेरित करते हैं। और लाइगेज का काम तो पता ही है, ऑक्सीजन बंधों के निर्माण का काम करता है, बॉन्ड तोड़ता है, मतलब जोड़ता है, सॉरी। अब कोफैक्टर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंजाइम एक अनेक बहु पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव जैसे कोफैक्टर कहते हैं एंजाइम से बनकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनते हैं। और इन उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, जो प्रोटीन वाला भाग उसको एपो एंजाइम कहेंगे। और सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, जैसे प्रोस्थेटिक समूह हो गया, और इसको एंजाइम हो गया, और मेटल आयन हो गया। अब प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं, देखो इसमें बताइए, इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर रुक जाओ। और यह अन्य सहकारकों के रूप में भिन्न होते हैं। ये एपो एंजाइम से दृढ़ता से बने होते हैं, एपो एंजाइम से दृढ़ता से बने होते हैं। उदाहरण स्वरूप देखेंगे एंजाइम पेरोक्सीडेज वो कैटेलिस्ट जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को ऑक्सीजन और पानी में विखंडित कर देता है। हीम प्रोस्थेटिक समूह ब्लड का आ गया, तो एंजाइम सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। एक प्रोस्थेटिक हीम भी प्रोस्थेटिक समूह, को एंजाइम भी देखो अब को एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह भी कार्बनिक यौगिक थे, और को एंजाइम भी कार्बनिक, जैसे ऑर्गेनिक है कोवेलेंट और लुजलिया टेस्ट। यह प्रोस्थेटिक समूह और को एंजाइम ये दोनों के दोनों कार्बनिक यौगिक हैं। इसको
जैसे मान लो कोफैक्टर है, ये इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक, दो भागों में बटे हैं। इसमें इनऑर्गेनिक आता है मेटालिक, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने क्लोरोफिल में, आयरन, आयरन हीम में होता है, कॉपर, जिंक और डेटा केवल कोफैक्टर एक्टिवेटर होता है। ऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक कौन कौन से, कोवेलेंट अटैच्ड, लूज मतलब कोवेलेंटली अटैच्ड और लूजली अटैच्ड। जो कोवेलेंटली मतलब टाइटली अटैच्ड होते हैं वो होते हैं प्रोस्थेटिक समूह, जिसमें हीम और बायोटिन आता है। और को एंजाइम होते हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, NAD, FAD और ATP इसमें पाया जाता है। इससे एंजाइम भी कार्बनिक होते हैं और इनका संबंध एंजाइम से अस्थायी रूप से होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरक के दौरान बनता है, जो उत्प्रेरक के दौरान बनता है। ये सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। देखो कोफैक्टर, अनेक कोफैक्टर का मुख्य अवयव रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं। जैसे कि मान लो, जिसमें मान लो कोफैक्टर को एंजाइम में विटामिन NAD, FAD, NADP विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं। इन सबको याद रखना पड़ेगा, ये से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब जो मेटलिक आयन हुए, कई एंजाइम ये इनऑर्गेनिक है, कई एंजाइम क्रियाशीलता है तो धातु आयन की आवश्यकता होती है, जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, बताया था अभी। सक्रिय स्तर पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वित बंध रखते हैं, वह उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारों से जुड़े होते हैं। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज से जिंक एक कोफैक्टर के रूप में जुड़ा होता है, जिंक एक कोफैक्टर के रूप में जुड़ा। एंजाइम से यदि कोफैक्टर को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। यदि जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता एंजाइम की वो कोफैक्टर से ही है, समझ रहे हो। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु निर्णायक भूमिका अदा करता है।